अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली द डेटा वैलिडेशन एंड द डेटा वेरिफिकेशन फ्रॉम चैप्टर 7 एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. So basically we have to cover these 5A and 5B. Understand the need for validation check to made on input data and the different types of validation checks. We have range check. These all are the types of check: range check, length check, type check, presence check, format check, check digit. The purpose, what we are basically need to memorize, the purpose of each validation check, matlab their descriptions, and writing algorithm to implement each validation check. Then the second one we have is understand the need for verification check to be made on input data and the different type of verification check. तो अब यहाँ पर ये जो दोनों टर्म्स हैं, वेरिफिकेशन या वैलिडेशन, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही सिमिलर साउंड कर रही होती हैं. तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो अभी मैं पहले डेफिनेशन कवर करवाता हूँ. बट अगर इसकी इंट्रोडक्शन देखें कि हमें वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की बेसिकली नीड क्यों होती है, तो हमें इसलिए नीड होती है कि डेटा जो हम एंटर करें, whenever we are going to enter any data, it should be accurate. क्योंकि अगर हम डेटा एक्यूरेट एंटर नहीं करेंगे तो फॉर एग्जांपल हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं. कंपनी अपने डिसीजंस डेटा एंट्री के ऊपर डिसाइड कर रही होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैम्ब्रिज की रजिस्ट्रेशन है और आप इनकरेक्ट CNIC नंबर जो है वो एंटर कर दो या इनवैलिड CNIC नंबर एंटर कर दो, तो आपके जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर वो CNIC नंबर आ जाएगा. और जब आप उसको चेंज कराओगे तो आपको अच्छे खासे पैसे पे करने पड़ेंगे, अप्रोक्सीमेटली 40 to 45,000 उसको चेंज कराने के. तो ये सारे जो हमारे पास मेजर्स है ये हमें पहले से ही रखने पड़ते हैं. सो स्टार्टिंग विद दिस डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन. तो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में फ़र्क ये है, लेट मी जस्ट राइट डाउन इट्स देयर डेफिनेशन फर्स्ट, जो कि आपने पेपर में बहुत बार आ चुकी है तो उसको याद रख लेना. वैलिडेशन make sure that the entered data is according to the set criteria. Criteria could be anything. Criteria could be the length, criteria could be the limit. ठीक है. One more thing is it makes sure that the entered data is according to the set criteria. Entered data is sensible. ठीक है. So these are the two keywords that you can use to give definition. One more thing is that validation, it is the automated checking. So again, do use this word automated. Why it is said to be as automated checking? Because हम इसके ऊपर कोडिंग परफॉर्म करते हैं और जब भी यूजर डेटा एंटर करता है तो वैलिडेशन ये मेक श्योर करता है कि जब तक एंटर्ड डेटा वैलिड ना हो और रीजनेबल ना हो, सेंसिबल ना हो, तब तक वो डेटा आपसे एंटर करवाता जाए. तो इसलिए हम इसको ऑटोमेटेड कहते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होती है. और अगर फॉर एग्जांपल आप इनकरेक्ट डेटा एंटर करते हो तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है. अब यहीं पर ही हमारे पास, मैं इसकी भी टाइप्स बाद में बताता हूँ, यहीं पर ही जो डिफरेंस है वो कवर करता हूँ. वेरिफिकेशन. अब जो हमारे पास वेरिफिकेशन है उसकी क्या जरूरत है भाई? फॉर एग्जांपल आपने अपना टेलीफोन नंबर एंटर किया या फोन नंबर एंटर किया और फोन नंबर जो है वो 11 डिजिट्स का होता है फॉर एग्जांपल. तो वैलिडेशन का जो लेंथ चेक है वो ये मेक श्योर कर देगा कि द एंटर्ड नंबर मस्ट बी 11 कैरेक्टर्स इन लेंथ, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. बट ऐसा पॉसिबल है कि जब हम किसी का फोन नंबर एंटर कर रहे हो और वो 11 कैरेक्टर्स का ही है, मतलब 11 डिजिट्स का ही है, बट हम इनकरेक्ट फोन नंबर एंटर कर दें, तो जिससे क्या होगा,
कि वैलिडेशन तो उसको पास कर देगा कि हाँ भाई डिजिट्स आ रहे हैं 11 कैरेक्टर्स के हैं, बट वेरिफिकेशन जो है ना इस चीज को स्पॉट कर लेगा कि जो आपने डेटा को इनएक्यूरेट एंटर किया है। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी कहते हैं कि डेटा मस्ट बी इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, या डेटा मस्ट नॉट गेट चेंज, मस्ट बी ओरिजिनल। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं हमारे पास वेरिफिकेशन की डेफिनेशन में। सो वेरिफिकेशन इज बेसिकली checking the data, checking that the data has been accurately copied from one source to another. Yeah, you can simply write it like this: checking the data against a source data. अब सोर्स डेटा से मुराद क्या है? इससे एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेपर है, या फॉर एग्जांपल टीचर व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रहा है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एंड यू आर बेसिकली राइटिंग डाउन इन योर नोट्स। तो चेकिंग की, आपने स्पेलिंग फॉर एग्जांपल गलत लिख दी, तो जब आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे? जो स्क्रीन के ऊपर, मतलब स्क्रीन आपकी सोर्स है, आप उसके थ्रू चेक करोगे कि आपने स्पेलिंग सही एंटर की है या नहीं की। तो ये बेसिकली हमारे पास वेरीफाई करना का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो वेरिफिकेशन है, ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस में दो तरह की होती है। वेरिफिकेशन में एक हमारे पास हो जाती है वेरिफिकेशन, एक होती है स्टैंड अलोन कंप्यूटर। मतलब अगर सिंपली मैं अपने लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, पीसी की बात कर रहा हूँ, मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा को ट्रांसफर कर रहा हूँ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो अगर मैं स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स हैं, और पेपर 2 के लिए हमारे पास यही दो टाइप्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज विजुअल चेक, हम इसको विजुअल चेक भी कह सकते हैं पेपर में, मैनुअल चेकिंग भी कह सकते हैं, एंड दी सेकेंड वन इज डबल एंट्री। मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हो रही है। ठीक है, जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, तो चैप्टर नंबर 2 में डेटा वेरिफिकेशन का टॉपिक है, जो कि पेपर 1 में आता है। और उसके अंदर आप ये देख सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है, तो माइट बी बिट्स करप्ट हो सकती हैं, डेटा ऐड हो जाएगा उसके अंदर, या डेटा डिलीट हो जाएगा, बिट्स स्क्यूड अप हो सकती हैं ड्यू टू इंटरफेरेंसेस। तो वो चेक करने के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल पैरिटी चेक हो गया। ठीक है, जिसका दूसरी टाइप हमारे पास ब्लॉक पैरिटी भी है, या हमारे पास फॉर एग्जांपल चेक सम हो गई। इसके अलावा हमारे पास है एको चेक हो गया, या फॉर एग्जांपल ARQ हो गया। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वेरिफिकेशन, हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, ये पेपर 1 के हवाले से है। ठीक है, ये हमने पढ़नी है पेपर 2 में, तो चूंकि हम लोग पेपर 2 पढ़ रहे हैं, तो मैं इन्हीं दो पे फोकस करवा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद, हमारे पास आता है विजुअल चेकिंग। तो वेरिफिकेशन की पहली टाइप हमारे पास है विजुअल चेक। तो अभी याद रखो
कि जैसे मैंने अभी वेरिफिकेशन को एक्सप्लेन किया ना, वीडियो चेक बिल्कुल वैसी है, इट्स अ मैनुअल चेकिंग, ठीक है। मतलब आप डेटा एंटर कर रहे हो और आप मैनुअली अपने आईज के थ्रू उसको कंपेयर कर रहे हो अगेंस्ट अ सोर्स डेटा या फ्रॉम ओरिजिनल डेटा। सो कंपेयरिंग द डेटा entered with the original data। तो ये हो गया हमारे पास विजुअल चेक। नाउ द सेकेंड वन इज डबल एंट्री। तो डबल एंट्री में हम लोग करते ये हैं कि हम एक बार, पहली बार डबल एंट्री जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिक चेकिंग होती है, तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ, ऑटोमेटिक चेकिंग है। और ऑटोमेटिक चेकिंग में हम लोग ये करते, डबल एंट्री चेकिंग में हम ये करते हैं कि लेट द यूजर एंटर द डेटा, एंटर द सेम डेटा ट्वाइस, एंड देन the computer will compare these two data, and if they matches, so data integrity is not lost, मतलब data is accurate, data is not changed, otherwise the computer will ask from a user to enter a data again ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर में हो रहा है। तो यूजुअली आपने इसको देखा होगा कि जब आप फॉर एग्जांपल वो करते हैं, कोई भी अगर आप पासवर्ड सेटअप कर रहे होते हैं तो आपसे कहता ना कि प्लीज एंटर योर पासवर्ड या प्लीज एंटर योर न्यू पासवर्ड, और जब आप उसको अपना पासवर्ड एंटर करवाते हैं तो फिर वो कहता है प्लीज री एंटर योर पासवर्ड। तो जब आप दो बार पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही बैक के ऊपर उसको कंपेयर कर लेता है, और अगर वो दोनों पासवर्ड मैच कर जाते हैं तो वो आगे प्रोसीड कर देता है, नहीं तो पासवर्ड डज नॉट मैच, तो ये वो एरर मैसेज दे देता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में लेट डेटा enters twice and computer checks it, ठीक है। अब यहाँ पर डबल एंट्री हमारे पास बहुत सारे पेपर्स में इसके सूडो कोड बनाने के लिए आते हैं। तो डबल एंट्री हमें बेसिकली इसकी जो एग्जाम्पल है वो कैसे करनी है डबल एंट्री की, तो याद रखो कि हमारे पास जहां पर भी मैं ऑटोमेटेड स्टेप्स कह रहा हूँ, मतलब जहां पर भी प्रोग्रामिंग या जहां पर भी कोडिंग इन्वॉल्व है, उसके लिए चीज को याद रखना कि हमेशा जब भी आप वैलिडेशन करो या वेरिफिकेशन करो तो आप लूप यूज करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके आंसर जो है वो इनकरेक्ट मार्क हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें लूप यूज करना होता है ताकि हम तब तक लूप को रन करें जब तक हम करेक्ट डेटा एंटर ना कर दें। आई एम यूजिंग अ रिपीट अंटिल लूप या वाइल लूप भी आप यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल या दोनों यूज करके दिखा दूंगा। आउटपुट एंटर योर न्यू पासवर्ड। तो अगर रिपीट अंटिल लूप है तो यहाँ पर हम रिपीट से स्टार्ट करते हैं, देन इंडेंटेशन, और अब यहाँ पर मैंने इनपुट किया एक फॉर एग्जांपल पास नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मुझे दोबारा से एंटर करना ना, क्योंकि डेफिनेशन भी यही कहती है कि एंटर अ डेटा ट्वाइस। सो आउटपुट एंटर योर पासवर्ड अगेन या री एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो इनपुट किया हमने और एन पास के नाम से या न्यू पास के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। देखो अनदर वेरिएबल बनाना, सेम वेरिएबल में लिखोगे तो वो ओवरराइट हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया until pass equals to new pass। अब अक्सर स्टूडेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग या स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पढ़ के आ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि सर क्या दो स्ट्रिंग आपस में कंपेयर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ये ऑटोमेटिकली कंपेयर कर लेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने पासवर्ड एंटर किया है, अब चूंकि पासवर्ड मैं एंटर कर रहा हूँ
तो वो हमेशा स्ट्रिंग में होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटर किया फराज 123 और जो मैंने न्यू पासवर्ड एंटर किया वो भी मैंने इनपुट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल फराज 123। तो ये पासवर्ड पास बराबर है न्यू पास की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और रिपीट अनटिल को हम टर्मिनेट कर देंगे। बट व्हाट इफ कि अगर मैंने यहाँ पे पास फराज 1 2 लिख दिया हो और यहाँ पे सिंपली 1 2 3 लिखा है, तो अब ये मैच नहीं कर रहे, तो पास इक्वल्स टू न्यू पास कंडीशन फॉल होगी, रिपीट दोबारा चलेगा। बट इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप उसको मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट भी दो। तो उसके लिए करूंगा मैं सिंपली इफ पास इज नॉट इक्वल टू न्यू पास, अगर तो ऐसा हो जाए देन सिंपली वील आउटपुट टू पासवर्ड डज नॉट मैच। क्या कर रहा हूं मैं, ये टू पासवर्ड डज नॉट मैचेस, एंटर इट अगेन। तो जस्ट ये एक मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट मेरे पास आ जाएगा और वो मुझसे दोबारा पासवर्ड जो है वो एंटर करवाएगा। तो ये हमारे पास हो गया यूजिंग अ रिपीट अनटिल लूप, ठीक है। दैट इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ डबल एंट्री। अगर आपके पास कोई एरर चेक करने वाले क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है और आपको व्हाइल लूप के थ्रू इसको हैंडल करना है, तो अगेन मैं यहाँ पर सिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से इसको हम व्हाइल लूप में अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट व्हाइल लूप ज्यादा फेमिलियर होते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर जो भी अनटिल पास इक्वल्स टू न्यू पास है ना, इसको कॉपी किया। व्हाइल हमारे पास प्री कंडीशन लूप होता है, तो हमने यहाँ पर व्हाइल लिखा और इसी कंडीशन को यहाँ पेस्ट कर दिया। तो जो अनटिल के पास कंडीशन है उसका बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, इक्वल टू का अपोजिट होता है नॉट इक्वल टू। सो व्हाइल पास इज नॉट इक्वल टू न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो अगर तो पास बराबर नहीं है न्यू पासवर्ड के तो आपने ये काम करना है, लेकिन व्हाइल लूप के अंदर आपने बाहर, क्योंकि ये कंडीशन पहले चेक होती है, तो आपने एंटर करवाना पड़ेगा 2 बार। सो अगर मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ये इंडेंटेशन खत्म करना, क्योंकि इसके ये किसी भी लाइन का पार्ट नहीं है। सो आउटपुट एंटर योर न्यू पासवर्ड, फॉर एग्जांपल मैं लिखा पास नोट में इनपुट किया फराज 1 2, ये दिस इज अ कमेंट साइन। एंटर योर पासवर्ड अगेन, सो इनपुट न्यू पास के अंदर मैंने इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर किया, मतलब दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। सो व्हाइल पास इज नॉट इक्वल टू न्यू पास कंडीशन ट्रू हो गई है। आउटपुट एंटर योर न्यू पासवर्ड, तो इनपुट पास किया। अब यहाँ पर जब ये इनकरेक्ट हो गई तो बेहतर नहीं कि एक मैसेज आ जाए, तो मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट वाला, तो यहां से मैंने इसको कॉपी किया और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया और ये इफ की स्टेटमेंट यहां से रिमूव कर दी। दैट्स इट। और अनटिल को खत्म करके एंड वाइल कर दिया। सो अब यहाँ क्या किया मैंने, सिंपली 2 पासवर्ड को इनपुट किया, एक पास वाले वेरिएबल में, एक न्यू पास वाले वेरिएबल में, और चेक किया कि सिंपली अगर पास बराबर नहीं है न्यू पास के, सो हमारे पास मैसेज है टू पासवर्ड डज नॉट मैचेस, एंटर इट अगेन। सो एंटर योर न्यू पासवर्ड, फिर हम इनपुट कराएंगे फॉर एग्जांपल फराज 1 2, एंटर योर न्यू पासवर्ड अगेन। तो लेट्स सपोज मैंने इनपुट करा दिया फराज 1 2, लेट्स सपोज ये पासवर्ड था। एंड वाइल होगा, दोबारा से ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि क्या पास बराबर नहीं है न्यू पास के, तो यहाँ पर बराबर है ये, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये ट्रू हो जाती तो मतलब बराबर नहीं थे, तो हम दोबारा से एंटर करते हैं। तो दैट इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ डबल एंट्री। अब आते हैं, मैं 1 मिनट इसको कॉपी कर दूं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हमारे पास वैलिडेशन की कुछ टाइप्स हैं, उनको कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद देखो हमारे पास है लेंथ चेक, टाइप चेक, लिमिट चेक, प्रेजेंस चेक, फॉर्मेट चेक। तो जितनी आज की क्लास में कवर हो जाएंगी मैं करा दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद सो टाइप ऑफ
वैलिडेशन टाइम कितना है, ठीक है हमारे पास। रेंज चेक है, लेंथ चेक, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे सारी लिखी हुई है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारे हमारे पास टाइप ऑफ वैलिडेशन चेक्स आ गई। अब जितनी यहाँ पे लिखी हुई है सिलेबस में उन्हीं को कवर कर लो। रेंज को, लेंथ, टाइप, प्रेजेंस चेक, फॉर्मेट चेक, चेक डिजिट। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा चेक डिजिट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, और एज वेल एज फॉर्मेट चेक के लिए भी। तो अब आते हैं रेंज चेक में। सो रेंज चेक बेसिकली क्या करती है, जब भी आप कोई वैल्यू या नंबर एंटर करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि ये क्या रिक्वायर्ड रेंज में लाया करता है। फॉर एग्जांपल, आपने फुटबॉल टीम में कुछ प्लेयर्स को आपने इनरोल करना है, सिलेक्ट करना है, और आप ये चेक करते हैं कि उनकी एज जो है दैट शुड बी बिटवीन 15 टू 20 इंक्लूसिव। तो अगर तो आपने एज एंटर की लेस देन 15 या ग्रेटर देन 20 तो वो उसको इनवैलिड कंसीडर कर जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर इसकी डेफिनेशन याद रखना। डेफिनेशन ये है सिंपली, अ रेंज चेक चेक्स that only number within a specified range are accepted। अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। लेट मी जस्ट ओपन माय नोटपैड। यहाँ पर हम कर रहे हैं रेंज चेक की एग्जाम्पल। अगेन यहाँ पर भी हमें लूप लगाना होगा, तो एग्जाम्पल को करने के लिए हम वाइल लूप के थ्रू भी जा सकते हैं, रिपीरेंटल के थ्रू भी जा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जब मैंने एग्जाम्पल दी एज की, तो फॉर एग्जाम्पल इनपुट किया मैंने एज, और मैंने कहा था कि एज जो है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जो हमारे पास एज है मैथमेटिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचे। एज जो है वो लेस देन इक्वल टू 20 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 15 होनी चाहिए, मतलब इन दो के दरमियान लाया करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज का और ख्याल रखो कि अगर यूं लिखा हुआ है एज इन इज इन 15 इज बिटवीन, यूं लिखा हुआ है इज बिटवीन 15 एंड 20, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 15 है एंड लेस देन 20 है। इस चीज का ख्याल रखना, इसमें 15 और 20 इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंक्लूसिव का वर्ड, तो अब इसका मतलब ये है कि 15 एज वेल एज 20 और इसके अलावा जितनी भी हमारे वैल्यूज उनके बिटवीन आ रही है वो इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसके आ जाओ सूडो कोड की तरफ। सो इनपुट किया एज, वाइल हमने चेक किया कि एज अगर तो फॉर एग्जांपल लेस देन 15 है, अगर तो फॉर एग्जांपल ये कंडीशन हमारी फॉल्स, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, या अब यहाँ पर बच्चे और एंड में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए बता दूं। यहाँ पहले तो और लगेगा, तो अगर एज लेस देन 15 है और एज जो है वो ग्रेटर देन 20 है, इन दिस केस विल सिंपली गिव अ प्रॉम्प्ट, मतलब एरर मैसेज दैट इट इज अ इनवैलिड एज, इनवैलिड एज एंटर्ड, और इनपुट करवा दो अगेन। तो फॉर एग्जांपल इनपुट एज लिख दिया मैंने, यहाँ लिख भी देना फॉर एग्जांपल एंटर इट अगेन, और यहां पर हमने लिख दिया इसको एंड वाइल।
अब ये कैसे पता चलेगा कि और है? तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करना और उसमें लिखना यहाँ पे 15 और यहाँ लिखना फॉर एग्जांपल 20। तो बेसिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बिटवीन 15 टू 20 इंक्लूसिव है, मतलब ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अगर कोई इस बच्चा फॉर एग्जांपल अगर हम इनपुट करते हैं एज लेस देन 15 वाली, मतलब 15 से लेस एंड ग्रेटर देन 20, मतलब एरोज ये वाले जो देखो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम यूज कर लेते हैं और, ठीक है। और वैलिडेशन के लिए हमेशा अपोजिट कंडीशन को देखना चाहिए, ठीक है, जब भी तो हम वैलिड कर सकते हैं। अगर करेक्ट हम कर लेंगे ऑल तो वो भी किया जा सकता है, बट यूजुअली केसेस के अंदर वैलिडेशन में हम उसकी अपोजिट कंडीशन को देखते हैं। अब आ जाओ, अगर यही काम आपने फॉर एग्जांपल रिपीट अंटिल के थ्रू करना है, फॉर एग्जांपल रिपीट अंटिल के थ्रू मतलब प्री कंडीशन लूप के थ्रू करना है, तो आपने रिपीट लिखा सिंपली और यहाँ लिख दिया आपने इंडेंटेशन देके दैट शोज अ पार्ट ऑफ द रिपीट अंटिल लूप। इनपुट किया एज और अब इनपुट एज करने के बाद सिंपली अंटिल एज। अब ये जो कंडीशन है अगर मैं इसी को कॉपी कर लूं यहाँ पे तो आपको ये भी सीख जाओगे कि वाइल लूप से रिपीट अंटिल कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अंटिल एज जो है लेस देन 15 था, तो याद रखना कि हमारे पास लेस देन का जो ऑपोजिट होता है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन का अपोजिट होता है लेस देन इक्वल टू, ठीक है, या इन दोनों का ये वाइस वर्सा हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वल टू का अपोजिट होता है नॉट इक्वल टू, मतलब अगर कंडीशन में लेस देन लिखा हुआ तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर देना और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ तो लेस देन कर देना। सो यहाँ लिखा हुआ है लेस देन तो हम इसको कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ लिखा हुआ है और, तो यहाँ हम क्या कर देंगे एंड, क्योंकि अब हम ट्रू वाली कंडीशन को चेक करना चाह रहे हैं। वाइल में कंडीशन इनकरेक्ट होगी तो लूप में एंटर करो, रिपीट अंटिल में कंडीशन ट्रू है तो एग्जिट कर दो। और यहाँ एज ग्रेटर, मतलब यहाँ एज ग्रेटर देन 20 लिखा हुआ तो हम क्या कर देंगे इसको लेस देन इक्वल टू 20। सो रिपीट किया इनपुट एज, अगर तो फॉर एग्जांपल एज मैंने लिखी 16 तो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है एंड 16 जो है वो लेस देन इक्वल टू 20 है। अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, जो मिस्टेक मैंने देखी नॉर्मली, मैं इसको सिर्फ कॉपी करके दिखा रहा हूँ, ये करना नहीं है इस तरह से। एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड तो लिखते हैं वो, बट यहाँ पर एज गायब कर देते हैं वेरिएबल और लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू 20। ऐसा नहीं करना है, आपने वेरिएबल को दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो जो हमारे पास एंड की कंडीशन है ये मेक श्योर करती है कि बोथ दीज कंडीशन नीड्स टू बी ट्रू। अगर तो ये ट्रू होंगी तो हम जो है वो एग्जिट करेंगे। तो अब अगर आप इसकी नंबर लाइन को देखो और यहाँ पर 15 एंड 20, तो अगर वो कह रहा है कि एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है एंड एज जो है वो लेस देन इक्वल टू 20 है, मतलब एरोज की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स ईच अदर आ रही है, मतलब दे आर फेसिंग ईच अदर, तो यहाँ पर एंड लगा देना। इस तरीके से मैंने याद रखा हुआ है और एंड और लगाना इजी हो जाता है। तो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। मैं एक मिनट इस एग्जांपल को भी कॉपी कर दूं आप लोगों के लिए। अच्छा, और यहाँ पर मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट के लिए इफ की स्टेटमेंट यूज करना और इफ के अंदर इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट यूज करना। अगर तो एज लेस देन 15 है और एज ग्रेटर देन 20 है देन सिंपली आउटपुट इट इज अ इनवैलिड एज, एंटर इट अगेन, ये किया और एंड इफ। और मेक श्योर करना कि इसकी जो क्या नाम है इंडेंटेशन है ये प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। और इफ का जो एंड इफ है वो एक ही साथ अलाइन होना चाहिए, मतलब इनकी अलाइनमेंट ऐसी होगी इफ जहां पर आई है वहीं पर ही एंड इफ का ई आना चाहिए। The next topic we have is length check. अब हमारे पास लेंथ चेक है, तो लेंथ चेक ये मेक श्योर करता है कि जो हमारे पास एंटर्ड कैरेक्टर है वो मस्ट बी एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर जो भी हमने
सेट क्राइटेरिया रहता हुआ उसके थ्रू मैच करने चाहिए। तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, चेक्स द एंटर डेटा checks that the entered data contains exact number of characters that are specified। अब यहाँ पे ये लेंथ चेक करने के लिए तो हम एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक मिनट, फॉर एग्जांपल CNIC नंबर कितने डिजिट का होता है? तो हमारे पास 12 13 ये हो गए, 15 कैरेक्टर्स का होता है, ठीक है ना। तो अब CNIC नंबर हैज टू बी CNIC नंबर जो है मस्ट बी 15 जो है वो कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो अच्छा मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स बोलता हूँ, स्टूडेंट्स अल्फाबेट समझते हैं। देखो कैरेक्टर्स चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि कंप्यूटर कैरेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो कैरेक्टर्स का मतलब ये होता है कि ऑल द सिंबल्स, लेटर्स, डिजिट्स व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर, और उसको डिनोट करने के लिए वो कैरेक्टर सेट यूज करता है। कुड बी आस्की और इट कुड बी अ यूनिकोड। तो कैरेक्टर में हमारे पास स्पेस भी एक कैरेक्टर है, एस्केप भी एक कैरेक्टर है, F1 भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल देखते हैं, इनपुट CNIC। तो मैंने CNIC नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, while CNIC इज फॉर एग्जांपल। अब हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी, तो लेंथ का एक फंक्शन होता है जो कि हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग में पढ़ा है। वो क्या करता है, इट विल बेसिकली रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंटेन इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब जो टेक्स्ट डेटा होता है। सो व्हाइल लेंथ ऑफ द CNIC if it is not equal to 15, then we'll simply output number of characters must be 15, ठीक है। ये हमने मैसेज दे दिया और ये भी लिख देते हैं, चलो प्लीज री एंटर, और फिर से हमने इनपुट लिया और CNIC में डेटा को इनपुट करा दिया और यहाँ हमने लिख दिया एंड वाइल। तो अगर कोई वाइल लूप में बहुत परफेक्ट है तो वाइल लूप के थ्रू चले आओ। अगर फॉर एग्जांपल कोई रिपीट एंड के थ्रू जाना चाहता है तो द ओनली चेंजेस दैट यू नीड टू मेड इज, ये जो हमने काम किया है एंड वाइल वाला, तो हम कंडीशन को यहाँ लिखेंगे until length of the CNIC is not equal to 15, until length of the CNIC equal to 15। और यहाँ से हम जो हमारी इनपुट CNIC है ये हम हटाएंगे। इस जगह पर सिंपली हम लिखेंगे रिपीट इनपुट CNIC किया, इफ इंडेंटेशन देंगे, इफ लेंथ ऑफ द CNIC, यहाँ पर हम मैसेज प्रॉम्प्ट करने के लिए सिर्फ वाली कंडीशन लिखेंगे, वो व्हाइल लूप में हम लिखते हैं इफ लेंथ ऑफ द CNIC इज नॉट इक्वल टू 15, देन सिंपली यही चीज आउटपुट कर देना, आउटपुट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मस्ट बी 15 इन लेंथ लिख देना, चलो। और यहाँ पे हमने इसको एंड इफ किया और दोबारा से इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। सो ये हम इनपुट CNIC करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 14 कैरेक्टर्स इनपुट कराए। लेंथ ऑफ द CNIC को जब मैंने CNIC वेरिएबल पास किया और CNIC की डेटा स्ट्रिंग होनी चाहिए, वरना लेंथ के फंक्शन में आप इसको पास नहीं कर सकते। सो लेंथ ऑफ द CNIC विल रिटर्न 14 इज नॉट इक्वल टू 15, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मस्ट बी 15 इन लेंथ, ये एरर मैसेज आउटपुट कर देगा और दोबारा बोलेगा प्लीज री एंटर इट लिख देते हैं। एंड इफ हुआ अंटिल लेंथ ऑफ CNIC का बराबर 15 की कंडीशन फॉल्स जाएगी तो लूप दोबारा चलेगा, मतलब ये फॉल्स बेस्ड लूप होता है। तो दैट इज बेसिकली द लेंथ चेक। देन द अनदर चेक इज
वी हैव, एक मिनट इसको कॉपी कर दूं पहले. The another check that we have is known as type check. टाइप चेक ये मेक श्योर करता है कि जो भी हम डेटा एंटर कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू अ गिवन डेटा टाइप है या नहीं है. डेटा टाइप किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आइटम्स को कहते हैं. कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि होल नंबर एंटर करना तो इट मस्ट बी ऑफ इंटीजर डेटा टाइप. तो इंटीजर डेटा टाइप अगर मैंने किसी वेरिएबल की बनाई हुई है देन वी हैव टू बेसिकली एंटर अ होल नंबर. अगर अदर देन होल नंबर में कोई भी नंबर एंटर करूंगा तो वो टाइप चेक ही चेक कर लेगा. अगर मुझे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग इनपुट करनी है तो स्ट्रिंग की चेक करेगा. अगर डेट इनपुट करनी है तो डेट भी टाइप चेक ही मेक श्योर कर रहा होगा. तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं मैं वो भी कवर कराता हूँ. सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, चेक्स दैट द डेटा entered is of a given or we can say checks that the data entered is of a given data type. ये हमने किया. अब एग्जाम्पल भी लाजमी दो जब भी आप इसको सपोर्ट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कार्स आपके पास कितनी होंगी तो इट शुड बी अ होल नंबर. बट क्या लिख दो, इट शुड बी इन इंटीजर डेटा टाइप. इट शुड बी इन इंटीजर डेटा टाइप. ठीक है. लेंथ चेक में भी एग्जांपल मैंने लिखना भूल गया तो यहाँ पर लेंथ चेक में एग्जांपल दे देना कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी मतलब जो एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है ना इसी एग्जांपल को अपनी वर्डिंग में लिख देना. फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू एंटर द CNIC नंबर that must be 15 characters. If it is not equal to 15 characters so it would get rejected and if it is 15 characters in length it would get accepted. ठीक है. तो इसको अपनी वर्डिंग में लिख देना. अब आते हैं टाइप चेक की जो एग्जांपल्स हमने कवर करनी है जो पास पेपर में भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं. तो फॉर एग्जांपल हमने कवर करनी है टू चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज अ इंटीजर और नॉट. तो जो एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं को देख के जाओ. to check whether the entered number is a whole number. क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है? बोलते वो बोलेगा भाई एंटर नंबर एंड मेक श्योर दैट इट मस्ट बी अ होल नंबर. ठीक है. एक मिनट ना इसकी स्पेलिंग ठीक कर दें. अब ये चीज चेक करने के लिए ना आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं. यहाँ पे आप राउंड का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज आइदर द राउंड फंक्शन और अ डिव फंक्शन एज वेल. राउंड का फंक्शन बेसिकली क्या करता है? राउंड ऑफ करता है रियल नंबर को इनटू डेसिमल प्लेसेस में. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं राउंड के फंक्शन को पास करा दूं 25.678, 2 लिख दूंगा तो बेसिकली ये फंक्शन है. फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू. तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? इसका मतलब होता है 2 का मतलब होता है कितने डेसिमल प्लेस पे. तो मतलब 2 डेसिमल प्लेस पे. तो आंसर क्या आएगा? 25.68 आ जाएगा क्योंकि जो थर्ड नंबर है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो इसको राउंड ऑफ करेगा. सिमिलरली अगर मैं यहाँ लिख दूं राउंड और सेम नंबर लिख दूं लेट्स सपोज 25.678, 0 लिख दूं मतलब मुझे 0 डेसिमल प्लेस पे आंसर आएगा. तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो ये राउंड बेसिकली क्या कर रहा है? नंबर को किसमें कन्वर्ट?
होल नंबर में। तो अब राउंड के थ्रू पहले करके देखते हैं। तो राउंड के थ्रू करने के लिए हम सिंपली ये करेंगे कि लेट्स सपोज स्टार्टिंग विद रिपीट अंटिल लूप। एक मिनट, आउटपुट एंटर नंबर ऑफ कार्स फॉर एग्जांपल इन अ गैराज, ठीक है। तो इनपुट लिखा और यहाँ पे नंबर ऑफ कार लिखा, नंबर ऑफ कार। अब ये नंबर ऑफ कार एक वेरिएबल है जिसको मैंने पास्कल केस में लिखा है, तो मेक श्योर पास्कल केस में लिखना, मतलब हर नया वर्ड जो होगा वो स्टार्ट करेगा कैपिटल लेटर से और देयर शुड बी नो वाइट स्पेसेस, मतलब स्पेसिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर एंटर नंबर ऑफ कार्स कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ कार्स 2 एंटर किया है या 2.5 एंटर किया है। तो अब मैं करूंगा, अगर तो नंबर ऑफ कार्स जो मैंने इनपुट किया है अगर वो बराबर है किसके, राउंड ऑफ नंबर ऑफ कार कॉमा 0 के, तो इसका मतलब हमने एक होल नंबर एंटर किया है, अदरवाइज हमने होल नंबर एंटर नहीं किया। लेट मी जस्ट गिव एग्जांपल। यहाँ मैंने इनपुट कर दिया 2.5, तो क्या 2.5 बराबर है राउंड ऑफ 2.5 कॉमा 0? तो 2.5 कॉमा 0 विल बेसिकली प्रोवाइड मी 3 एज अ आंसर। तो क्या 2.5 बराबर है 3 के? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप दोबारा चलेगा। तो बेहतर है कि इसके लिए एक मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट भी मैसेज कर दो कि अगर तो नंबर ऑफ कार्स बराबर नहीं है राउंड के, देन वील सिंपली डू व्हाट, वील सिंपली आउटपुट entered number is not a whole number, ठीक है। एक चीज और याद रखो कि अगर फॉर एग्जांपल आपका पेज और यहाँ पे खत्म हो रहा है, मैं तो ऐसे आउटपुट की एक नई स्टेटमेंट लिख रहा था, अगर वो खत्म हो रहा है तो जस्ट अंडरस्कोर लिखना और फिर यहाँ लिख देना फॉर एग्जांपल एंटर अ होल नंबर, प्लीज एंटर अ होल नंबर, ठीक है। और अब यहाँ डबल कोटेशन लगा रहा हूँ, तो अब एग्जामिनर को पता चल जाएगा भाई ये जो लाइन है जो मैंने ये सेकंड में लिखी है ये पहली वाली लाइन का ही पार्ट है, ठीक है। और अक्सर हमारे प्रॉम्प्ट्स बड़े होते हैं तो पेज हमारा राइट साइड से खत्म हो जाता है। तो अब यहाँ पर एंड इफ किया, डेट्स इट। तो वो चेक करेगा क्या नंबर ऑफ कार्स बराबर है राउंड ऑफ नंबर ऑफ कार्स कॉमा 0 के। अगर तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम दोबारा से एंटर द नंबर ऑफ कार्स इनपुट करवाएंगे और फिर फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 इनपुट कराया और यहाँ पर 5,0 का आंसर 5 ही आएगा तो ये दोनों बराबर होंगे, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्या नंबर ऑफ कार विच इज 5 क्या बराबर है राउंड ऑफ नंबर ऑफ कार्स कॉमा 0 के, तो कंडीशन ट्रू, तो इसका मतलब लूप टर्मिनेट, तो नंबर ऑफ कार्स इन अ गैराज इज 5। तो ये होल नंबर चेक करने के लिए होता है। इसको एक और तरीके से जो डिफ के थ्रू हम चेक कर सकते हैं वो भी करके दिखा देता हूँ। वो चेक करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, पहले डिफ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से। तो हमारे पास डिफ का फंक्शन करता है इंटीजर डिवीजन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ डिव लिखा है और यहाँ मैंने लिखा है 5,2, मतलब 5 इज माई न्यूमरेटर एंड 2 इज माई डिनोमिनेटर, और इसको मैं किसी वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल y नाम के वेरिएबल को। तो जब हम लिखते हैं ना, इसको डिवाइड करते हैं 5 को 2 से, तो 2 2 4 आया, रिमाइंडर बचा 1, पॉइंट लगा के 0 लगाया और लिख दिया 2 5 10। तो जो कंप्लीट 2.5 है ना, ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है 5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये एक्सप्रेशन लिखते हैं हम। लेकिन अगर div 5,2 लिखा हुआ है, अच्छा आपके सिलेबस में div 5,2 है, पुराने वाले सिलेबस में अगर आप पास पेपर देखोगे तो ये यूं लिखा हुआ है 5 div 2, आपने ये फॉलो नहीं करना, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर डिवीजन है तो ये पॉइंट से जो पहले वाली वैल्यू है ये सिर्फ वो पिक करेगा, दैट इज 2, और जो पॉइंट के बाद वाले नंबर है उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा बगैर राउंड ऑफ किए। मतलब अगर 2.6 भी होता है 2.7 भी होता है तब भी सिंपली 2 पिक करता।
तो अगर मुझे होल नंबर के लिए चेक करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि भाई div 5 को अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, सिंपली 5 आएगा। बट व्हाट इफ कि अगर मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है div 5.2, 1, तब भी आंसर क्या आएगा, मेरे पास 5 आएगा। अब इसी लॉजिक को यूज करते हुए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर इफ नंबर अंटिल नंबर ऑफ कार्स, और यहाँ मैं लिख दिया सिंपली div नंबर ऑफ कार्स कॉमा 1। तो लेट सपोज मैं नंबर ऑफ कार्स इनपुट की 5.5, तो div ने क्या रिटर्न करना है, सिंपली जब 5.5 1 से डिवाइड होगा तो आंसर सिंपली 5 ही आएगा div के केस के अंदर। अगर हमारे पास सिंपली डिवीजन होती 5.5 डिवाइडेड बाय 1 करता मैं, तो सिंपली हमारे पास डिवीजन परफॉर्म होती है मैथमेटिक्स में, तो हमारा आंसर 5.5 ही आता है। लेकिन 5.5 डिव कर रहा हूँ मैं 1 के साथ, इंटीजर डिवीजन कर रहा हूँ, तो 5 आंसर आएगा। और नंबर ऑफ कार्ड जो मैंने इनपुट की वो 5.5 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब लूप दोबारा से चलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी डिव नंबर ऑफ कार्स डिवाइड बाय डिव बाय 1 कर देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कहलाती है टू चेक द एंटर्ड नंबर इज what we can say a whole number or a not। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, मैं प्रेजेंस चेक करवा रहा हूँ आज की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है उसका चेक डिजिट एज वेल एज जो हमारा फॉर्मेट चेक है वो हम कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ प्रेजेंस चेक। सो प्रेजेंस चेक्स कि अगर हम कोई भी हमारे पास वेरिएबल है तो इट मस्ट नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी, या इट मस्ट नॉट बी लीव ब्लैंक। ठीक है, सो जो हमारे पास प्रेजेंस चेक है, इट चेक्स टू इंश्योर सम डेटा हैज बीन entered and the variable has not been left blank कह लो या empty कह लो। अगेन प्रेजेंस चेक हमारे पास यूजुअली क्या होती है, हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप वाले वेरिएबल के ऊपर ही अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है ये देख लो। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंस चेक करके दिखाऊं, सो आउटपुट फॉर एग्जांपल मैंने किया एंटर योर नेम, और मैंने इनपुट करवाया एक नेम नाम के वेरिएबल में, वाइल अगर तो फॉर एग्जांपल नेम बराबर है किसके, नल के, तो नल शो करने के लिए हम डबल कोटेशन को 2 टाइम्स लिखते हैं लाइक दिस। तो अगर तो फॉर एग्जांपल नेम बराबर है नल के, देन आउटपुट हम ये लिख सकते हैं यू कैन नॉट लीव दिस, बस ये इसको मैं दोबारा देता हूँ, नेम मस्ट बी एंटर्ड, नेम मस्ट बी एंटर्ड ये लिख देता हूँ। और दोबारा से मैं एक मैसेज आउटपुट करवाता हूँ, आउटपुट एंटर योर नेम का, इनपुट नेम वाले वेरिएबल में, डेट्स इट। ये हो गया हमारा प्रेजेंस चेक। कैसे हुआ, एंटर योर नेम, इनपुट नेम किया, फॉर एग्जांपल मैंने नेम खाली छोड़ दिया, जस्ट मैंने एंटर प्रेस कर दिया। सो वाइल नेम क्या बराबर है नल के, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नेम मस्ट बी एंटर्ड, एंटर योर नेम, तो इनपुट किया नेम में अगेंस्ट, फिर एंड वाइल हुआ, चेक करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस बार नेम एंटर कर दिया फराज, तो क्या फराज बराबर है नल के, तो यहाँ पे मेरे पास 5 कैरेक्टर आ जाएंगे फराज में। ठीक है, तो बराबर नहीं होगा तो हम उसको लूप को टर्मिनेट कर देंगे अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो। अब यहाँ पे क्योंकि आपको सूडो कोड
लिखते हो तो यहाँ पे मेक अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि डबल कोटेशन को ना गैप देके लिख देते हैं, तो ये क्या शो करता है, स्पेस। तो याद रखना स्पेस भी एक कैरेक्टर है, मतलब उसकी भी एक आस्की वैल्यू होती है। तो इसका आपने इस तरह स्पेस शो कर दिया तो ऑल द एग्जामिनर इसको इग्नोर कर सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इसको इस तरह लिख दोगे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 2 से 3 स्पेसिंग गिवन है, तो यहाँ पर वो आपको इनकरेक्ट मार्क कर सकता है। अब अगर मैं इसी कोई फॉर एग्जाम्पल रिपीट अंटिल के थ्रू करना चाहूँ, कुछ बच्चे रिपीट अंटिल में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, रिपीट लिखेंगे, आउटपुट एंटर योर नेम, इनपुट किया नेम, और यहां पे मैंने वाइल लिखा है ना, मैं यहां सिंपली लिख दूंगा इफ अगर तो नेम इक्वल है नल के, देन आउटपुट नेम मस्ट बी एंटर्ड, और ये लाइन मैं हटा रहा हूं और यहां पर मैं सिंपली लिख रहा हूं एंड इफ, और यहां पर कंडीशन लिख रहा हूं अंटिल, देखो यहां पर कंडीशन में लिखी हुई है नेम इक्वल्स टू नल, तो यहां पे अंटिल नेम इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये करेगा एंटर योर नेम, इनपुट किया नेम फराज, क्या फराज बराबर है नल के, मतलब 5 कैरेक्टर कभी भी नल के बराबर नहीं हो सकते, देन तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम डायरेक्टली एंड इफ में मतलब इफ की बॉडी में एंटर नहीं करेंगे, क्या अगर नेम बराबर नहीं है नल के, कंडीशन ट्रू, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर ब्लैंक एंटर किया तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप दोबारा से चलेगा।